आज का सेशन केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हम आपके साथ फिर मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शंस देखा था, फिर आपके केमिस्ट्री में जो परीक्षण पूछे जाते हैं, जितने पूरे बुक में परीक्षा था उसे हमने देखा। और आज हम देखेंगे कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नियम्स आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास कितने चैप्टर हैं? 3। पहला सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रासायनिक बलगतिकी, ये सारे चैप्टर आपके पास हैं केमिकल काइनेटिक्स वाले। तो इन तीनों चैप्टर्स में 4 ऐसे फार्मूले हैं जो आपको 4 नंबर दे के ही जाएंगे। प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई नियम जरूर पूछा जाएगा। 4 क्या कभी 8 नंबर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। कभी नियम भी पूछ दे तो किसी का अनुप्रयोग पूछ दे तो किसी की सीमाएं पूछ दे। तो इसीलिए ये नियम ये सारे नियम्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसके लिए इस पे सवाल भी आते हैं कि अगर आप ये नियम समझे हैं तो यहाँ से जो सवाल आएंगे इसके फार्मूले पे तो वो भी लगा लेंगे। तो प्लीज इस सेशन को स्किप मत कीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा अगर आप केमिस्ट्री में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। और केमिस्ट्री में डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो एकदम टेंशन फ्री रहिए। बस क्लासेस डेली अटेंड कीजिए और रिवीजन कीजिए। आपको केमिस्ट्री में पास क्या अच्छे नंबर से भी आप ला सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा नियम है। तो सबसे पहले ही सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम याद करना तो बहुत ही आसान है। हेनरी का नियम कहता क्या, एक बार हम इसकी डिफिनेशन देख लें। एक लाइन की डिफिनेशन है केवल आपके पास, बुक्स में तो ऐसा थोड़ी लंबी चौड़ी बढ़ा के दे देता है, लेकिन बस आप इतना भी लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होगी। यानी अगर आपको एक द्रव दे दिया जाए और वहां में आपको एक गैस दे दिया जाए तो और बोला जाए कि इसमें आप इसको गैस द्रव का विलयन तैयार करो, इसे घोलो इसमें, तो आपको थोड़ी तो डिफिकल्टीज होगी कि आप नॉर्मली उसे घोल नहीं सकते, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक को हेनरी ने ये समझाया था। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स जो भी चीजें लाते हैं तो कैप आसानी से तो खुलता है नहीं, आप उसे मान लीजिए वो रहता है तो उसको खोलने वाले ढक्कन से आप खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं अगर मान लीजिए थोड़ा शक करके खोले तो वो फिर आप वो अच्छा सा मूवमेंट से देख ही सकते हैं कि वो क्या होता है। तो गैस घुली रहती है, प्रेशराइज करके उस ढक्कन को बंद किया जाता है कि वो प्रेशर जितना हम लगाएंगे उतनी ही अधिक हम गैस को घोल पाएंगे। तो इसी को हेनरी ने समझाया और इसी को हेनरी का नियम कह दिया गया कि आपको जितनी गैस को द्रव में घोलना है उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी कि जो मात्रा है वो दाब की क्या होगी? समानुपाती होगी। और इसी को कहते हैं हेनरी का नियम। ये आपके पास समीकरण 1 आ जाता है। और जब भी हम समानुपाती लगाते हैं तो उसके आगे एक नियतांक आता ही है, और जब समानुपाती हम हटाएंगे तो KH नियतांक आ जाता है। और KH कुछ भी नहीं है, ये हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक। और इसका आपको अलग अलग यौगिक जो भी आते हैं, गैसेस आती हैं, उनके लिए अलग अलग होता है। तो आपको जब भी इस प्रकार पे सवाल देगा, मान लीजिए वहां पे कुछ मात्रा दे दी गई, प्रेशर दे दिया गया, और नहीं तो आपको KH का मान जरूर वहां पे देगा निकालने के लिए। आप सवाल लगाएंगे तो वहां KH का मान देगा ही, और या तो अगर आप ये दोनों दे देगा तो आपको KH का मान निकालना होगा। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि जैसे हमने एक बीकर लिया और इसमें भरा हुआ है आपके पास लिक्विड। अब आपको दी जा रही है कि CO2 गैस लीजिए और इसमें घोलिए। ऊपर आपके पास मान लीजिए ये CO2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और इसे आप में को घोलना है। तो इसको हम थोड़ा सा और बना ले। जब तक आप इस पे एक प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये गैसें नीचे नहीं आएंगी और वो घुलेंगी नहीं। तो यही तो हेनरी का नियम है। और टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, इसका जो ताप है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर नीचे से आप ताप बढ़ाते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के पास गति करने की क्षमता आ जाएगी, और वो गति करेंगे तो वैसे ही वो अच्छे से घुल नहीं पाएंगे। तो यही होता है हेनरी का नियम। बिल्कुल भी आसान है, एक बार पढ़ेंगे आपको तो याद हो ही जाएगा। और इतनी आसान सी डिफिनेशन है कि बस आपको जितनी गैस की मात्रा घोलनी है, दाब स्थिर रखिए तो उतना ही प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। और थोड़ा सा आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, जो कि आपको यहाँ पे लिख दिया गया है ये फार्मूला। देखिए ये नियम आ गया,
तो 4 नंबर्स में आपको सारी चीजें लिखना होता है। कभी कभी इस फार्मूले पे आपको सवाल भी पूछ दिया जाता है। अब आता है कि सीमाएं। अब हेनरी के नियम की बहुत सारी सीमाएं हैं कि ये अब वो सीमाएं लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि तनु बिलियन पर ही लागू होगा। हेनरी का नियम, हम जब भी बिलियन में गैस को बोलेंगे तो बिलियन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों, अब गैस को घोलना है तो उसको जगह तो चाहिए घुलने के लिए, इसीलिए बिलियन हमेशा आपको क्या लेना पड़ेगा, तनु लेना पड़ेगा। दूसरा कि निम्न दाब तथा उच्च ताप होना चाहिए, इसकी सीमाएं हैं। और जैसे कि निम्न दाब तथा उच्च ताप के लिए हम बोल सकते हैं कि वो आदर्श गैस होनी चाहिए। फिर तीसरा जो है, गैस एवं विलायक में रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें अगर मान लीजिए हम कोल्ड ड्रिंक में CO2 को मिलाते हैं तो जो भी शीतल पेय पदार्थ बनाया जाता है तो उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है। अगर रासायनिक क्रिया हो जाती तो फिर वो बहुत मतलब बेकार सा बन जाता, फिर वो हानिकारक भी हो जाता। तो इसीलिए इसमें हम जो भी गैसेस और विलयन लेंगे उसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वही विलयन लेंगे और वही पे हेनरी का नियम हम लगा सकते हैं। अब इसका उपयोग, अब हेनरी ने नियम दिया तो कुछ तो उपयोग से ही दिया होगा। इनके दिमाग में वही शिकंजी वाला देख के याद आया होगा तो फिर उन्होंने इसे नियम बना दिया। तो इनका नियम क्या है, गोताखोर अपने गैस सिलेंडर में प्रयोग करते हैं। अब क्यों, जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है और पता है आपको प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की जो विलेयता है वो, अगर इसे आप बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ग्राफ देखिए हम इसमें, तो ये P हो गया तो ये M हो गया, तो आप इसे बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों बढ़ता चला जाएगा। तो यानी अगर आप नीचे जाते, समुद्र के नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ता है और दाब बढ़ेगा तो जहरीली गैसें आपके अंदर अधिक मात्रा में घुल जाएंगी जिसके कारण मृत्यु हो सकती है। इसीलिए जो गोताखोर होते हैं अपने सिलेंडर्स में इसका प्रयोग करते हैं, हीलियम और नाइट्रोजन गैस को मिला के, ताकि वो जहरीली गैसें इनके में घुल न सके। दूसरा अनुप्रयोग है शीतल पेय पदार्थ बनाने में। ये तो आपको भूलेगा नहीं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जितने भी कोका कोला, माजा, जितने भी हैं, सभी यही है, शीतल पेय पदार्थ हेनरी के नियम से ही बनाई जाती है, क्योंकि इस समय में क्या हम CO2 गैस घोलते हैं। फिर नेक्स्ट है जलीय जीव के जीवन में जलीय जीव के जीवन में भी ये लागू होता है, क्योंकि वो जलीय जीवन में जो जीव हैं उनमें जल में जो गैस घुली रहती है, ऑक्सीजन, उसे ही लेना होता है। तो इस पे भी निर्भर करता है कि उनके अंदर भी ये फॉलो करता है हेनरी का नियम। तो आप ये सीमाएं और ये नियम लेके चले आते हैं। अगर 4 नंबर में आता है तो ये आपको सारी चीजें लिखना पड़ेगा और जितना पूछेगा उतना ही आपको लिखना है। नियम पूछेगा, फार्मूला पूछेगा तो आप उतना ही लिखेंगे, सीमाएं पूछता है तो लिखेंगे, अनुप्रयोग पूछता है तो लिखेंगे। एग्जाम में ज्यादा कुछ बकैती करने की जरूरत नहीं होती कि नहीं मुझे आ रहा है तो उस पर हम पूरी एकदम किताब ही मतलब पेज ही भरते चले जाएं। आपको जितना पूछा जा रहा है उतना ही आंसर देना है अगर अच्छे नंबर लाना है तो। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नियम है वो है राल्ट्स का नियम, और ये भी आपको देखने को मिल जाएगा सॉल्यूशन यानी विलियन के चैप्टर में ही। तो ये भी विलियन के चैप्टर में भी है, हेनरी के नियम के बाद ये आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मूल के प्रभास के बराबर होता है। अब ये डिफिनेशन पढ़ के तो सर चकराने लगा। तो देखिए, आप कोई पदार्थ ऐसे होता है कि आप चाहते हैं ना कि वो वाष्प में परिवर्तित ना हो, तो आप उस वाष्प में परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं तो कुछ तो उसमें कराएंगे। नॉर्मली अगर हम जल को ऐसे रख दें कुछ दिनों तक वो वाष्प में परिवर्तित होकर खत्म हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो खत्म ना हो तो उसमें हम कुछ चीजें मिलाएंगे। और वो चीजें कौन सी मिलानी होगी, आपको अवाष्पशील विलय मिलाना होगा। यानी विलयन में आप अवाष्पशील विलय मिला देंगे जिसके कारण जो वाष्प दर है वो वाष्पन की क्रिया थोड़ी कम हो जाएगी, यानी वाष्पन में क्या आ जाएगा, दाब में कमी आ जाएगी। तो वही चीजें आपको लेना है और उसी को डिफिनेशन के रूप में लिखा गया है। अब इसमें भी आपको जितना प्रेशर कम करना है तो उतना अधिक ये मिलाएंगे, तो यानी समानता मोल प्रभास बराबर होता है इसमें पार्शियल प्रेशर के यानी वाष्प दाब के। तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन एक बार फिर से देखिए कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, कोई भी विलायक ले लीजिए और उसमें अवाष्पशील विलय मिलाने पर, अब विलय में जैसे कि एक बीकर ले लिए हम और यहाँ पे आपके पास बिलियन है, ये आपके पास हो गया बिलियन। ओके, अब इसमें आप मिलाएंगे
अवाष्पशील विलेय। अभी आप इसको विलयन ना माने, अभी इसको आप मान लीजिए कि ये विलायक है, विलायक है, ये विलायक है, इसमें वैसे तो वाष्पन की क्रिया होगी, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, तो जिसके कारण इसके वाष्प का वाष्प दाब होगा। जैसे वाष्प दाब को हम ऐसे P0 से दर्शा ले कि वाष्प दाब है, इसमें कमी आएगी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षित कमी आएगी, और आप मतलब पढ़ रहे हैं थोड़े अच्छे तरीके से, तो वही अवनमन लिखा जाएगा। तो ये मतलब कितनी कमी आएगी, अब ये कमी कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है, तो आप बताएंगे कि बता देंगे कि उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। यानी आप जितना ये मिलाएंगे, जितनी मात्रा इसकी मिलाएंगे, उतनी ही मात्रा आपके पास वाष्प दाब में कमी आएगी। आप जितनी मात्रा मिलाएंगे उतना ही वाष्प दाब में कमी आएगी। और इसी को समझाया राउल्स जी ने, राउल्स साहब ने, और उन्हीं को बना दिया कि ये राउल्स का नियम है। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है कि P0 माइनस ये जो इसमें P0 है, ये मतलब ये जो P0 है ये विलेय का वाष्प दाब है, और ये आपके पास विलयन का वाष्प दाब है। यानी जब ये विलेय और विलायक दोनों मिलके बन गए हैं तब ये इसका दाब है, और ये जो P0 है वो वही वाला पहले वाला है। और यहाँ से n प्लस n, यानी n जो है इसमें ये विलेय के मोल है, और जो कैपिटल N है ये विलायक के मोल है। तो यही आपके पास लिख सकते हैं, जो n है आपके पास विलेय के मोल, और कैपिटल N को आप लिख सकते हैं विलायक के मोल। आपको पता है कि n बराबर हम W/m लिख सकते हैं, तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिख दी गई हैं। यही को बस n को हम W/m के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको जितना वाष्प दाब में अवनमन आएगा वो अवनमन ज्ञात करना है। तो वो अवनमन आपको जितना अवाष्पशील विलयन मिलाएंगे उतना ही वाष्प दाब में कमी आती चली जाएगी। और यही आप करना चाह रहे हैं, तो आपको जितना वाष्प दाब कम करना है उतना आप अवाष्पशील विलय मिलाते जाइए, आपका जो काम है वो होता चला जाएगा। अब इसकी भी सीमाएं हैं, राउल्स के नियम की भी सीमाएं हैं। तो राउल्स का नियम भी तनु विलयन पर ही लागू होगा, यानी ये जो विलयन होगा वो तनु होगा तभी ये लागू होगा। तनु फिर वही बात है कि इसमें विलय को मिलाना है तो जगह तो रहनी चाहिए इसे मिलने के लिए, तो आपके पास विलयन भी तनु होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, केवल अवाष्पशील विलय, यानी आपको जो अगर अपेक्षित दाब में अवनमन लाना है वाष्प दाब में, तो आपको केवल अवाष्पशील विलय ही मिलाएंगे। अब वाष्पशील विलय मिलाएंगे तब आपको दाब में कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप जब अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तभी आपको दाब में अवनमन मिलेगा। तीसरी जो है, वैद्युत अपघट्य पर ये लागू नहीं होता है, यानी जो भी वैद्युत अपघट्य होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं उन पे ये राउल्स का नियम लागू नहीं होता है। तो ये था आपके पास हेनरी का नियम तथा राउल्स का नियम, और दो नियम और बचे हैं। बाकी आपके बुक में से सारे नियम खत्म हो जाएंगे और इस नियम से जरूर क्वेश्चन आएंगे, 100% श्योर है। तो आइए अब उसके बाद हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोलराउस का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद है फैराडे का प्रथम तथा द्वितीय नियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको समझ में तो आया ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं फैराडे तथा कोलराउस का नियम। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है वो है कोलराउस का नियम, फिर उसके बाद फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। अगर ये आप 4 नियम तैयार कर लेते हैं तो आप लिख के ले लीजिए, आपको 4 या 8 नंबर यहाँ से लाने से कोई नहीं रोक सकता। जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चारों नियमों से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक ईयर। और इस बार भी कुछ नया तो होगा नहीं, तीनों चैप्टर्स आपके पास हैं तो तीनों नियम तो, चारों नियम तो पूछे जाएंगे। 3 चैप्टर्स 4 नियम, बस तैयार कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम देखते हैं कि कोलराउस का नियम क्या है। तो कोलराउस का नियम ये भी बिल्कुल भी आसान है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी आप ये किसी भी ये अनंत तनुता पे, ये चिन्ह आपको पता है कि अनंत है,
अनंत अनंत का जब भी चिन्ह लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं। तो किसी भी वैद्युत अपघट्य, जैसे NaCl क्या हो गया, वैद्युत अपघट्य हो गया, तो इसकी जो मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पे, ये हमेशा इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी, और इसी को कहते हैं कुलराउस का नियम। अब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ NaCl मिल जाए, जो भी विद्युत अपघट्य मिलेगा उसमें आप धन आयन ऋण आयन जितना तोड़ेंगे, तो धन आयन और ऋण आयन सबकी मोलर चालकताओं को जोड़ देंगे और वो उसके अनंत तन्यता पे मोलर चालकता के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी वैद्युत अपघट्य के। इसी को समझाया था कुलराउस ने और इसी को बना दिया कुलराउस का नियम। अब ये नियम क्यों बनाए, कुछ उपयोग देखिए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ती है तो लोग खोज में निकल पड़ते हैं। तो यहाँ भी इसमें आवश्यकता पड़ी कुछ चीजों में कि हम कुछ ऐसा नियम लेके आए जिस तरीके से हम इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्व कर सके। तो इनके दो अनुप्रयोग हैं कुलराउस के नियम के। पहला है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करना, यानी हम प्रबल की तो आसानी से निकाल सकते कि प्रबल जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो हम जैसे उनमें मतलब इलेक्ट्रोड देते हैं तो वो टूट जाते हैं ऋण आयन तथा धन आयनों में, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो आसानी से टूटते नहीं हैं। तो अब हम उन्हें कैसे ज्ञात करें, तो हम उन्हें कुलराउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखिए यहाँ से प्रबल और विद्युत, प्रबल और दुर्बल, तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है उसमें आ जाता है NaCl HCl, और दुर्बल में आपको मिलेगा CH3COOH। ये सारे जो कैटेगरी आ जाएंगे वो किस में मिल जाएंगे, दुर्बल में। तो इसका वियोजन तो आसानी से हो जाता है Na+Cl-, लेकिन इसका वियोजन आसानी से नहीं हो पाता है, तो हम इसको करने के लिए अपनाते हैं कुलराउस का नियम और आसानी से वहां से इसका भी वियोजन हम निकाल लेते हैं। इन प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से हम इनका वियोजन कर लेते हैं। और फिर जो दूसरा इनका प्रयोग है वियोजन की कोटि ज्ञात करना, कि जो वियोजन हो रही है उसकी कोटि हम कैसे निकालेंगे। तो वियोजन की कोटि को हम दिखाते हैं, जो अल्फा है यही है वियोजन की कोटि। अब यहाँ पे ये लिखा गया है, ये जो है किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता, और जो दूसरा है आपके पास वो है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि ज्ञात करते हैं। तो जब भी हमें वियोजन की कोटि ज्ञात करना होगा तो हम अनंत तन्यता पे वैद्युत चालकता, मोलर चालकता हम ज्ञात ही कर लेंगे, और किसी भी सांद्रता पे हम वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर लेंगे। और जब ये दोनों पता हो गया तो हम आसानी से यहाँ वियोजन की कोटि की मात्रा निकाल सकते हैं। और इसको डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि विद्युत किसी भी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात ही क्या कहलाता है, वियोजन की कोटि कहलाता है। तो ये था आपके पास कुलराउस का नियम एंड उसका अनुप्रयोग। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है फैराडे का विद्युत अपघट्य के नियम। यानी ये फैराडे हैं जो विद्युत अपघट्य के में अपना नियम दिए थे कि जब भी हम वैद्युत अपघट्य करते हैं, जैसे NaCl को Na+Cl- में तोड़ते हैं, HCl को H+Cl- में तोड़ते हैं, तो उनके ही विषय में इन्होंने नियम दिया था कि इनका दो नियम था, प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम। इसमें से या तो आपको दोनों पूछा जाए या तो एक पूछा जाए, और मैक्सिमम कंडीशन में आपको इस पे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। अभी इसका फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल्स लगाना होगा। तो यहाँ पे प्रथम नियम क्या कहता है कि विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? एक मिनट देखिए, यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया और यहाँ पे इसमें विद्युत अपघट्य मिला हुआ है। मान लीजिए हमने ZnSO4 का ले लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो इस पे जितनी मात्रा एकत्रित होगी वो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी, यानी W
समानुपाती Q के, मतलब आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो जितना आवेश जाएगा उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। तो जितनी मात्रा मान लीजिए हाइड्रोजन की इस इलेक्ट्रोड पे आ रही है वो मात्रा इसमें प्रवाहित धारा की क्या होगी, समानुपाती होगी। तो आप यहाँ से ZW समानुपाती Q लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं W बराबर ZIT। जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट तो आता ही है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। और ये जो Z है चल नियतांक, जो Z है वो वैद्युत अपघट्य में जो भी है सेल नियतांक उसी को कह जाता है। Z आ गया। और I पता है कि धारा है, और धारा कितने समय में बह रही है तो वो टाइम भी यहाँ पे आ जाएगा। और ये W आपके पास इलेक्ट्रोड पे जितनी मुक्त होंगे इलेक्ट्रॉन्स उनकी मात्रा होगी, पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, द्रव्यमान हो जाएगा। ये था आपके पास प्रथम नियम। और द्वितीय नियम तो इससे भी आसान है, बस ये समझ जाइए तो ये अब ये भी आ जाएगा। इसमें क्या कहते हैं कि यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से इसको समझने के लिए कि यहाँ से बीकर बना लिया, ऐसे हमने 3 बीकर बना लिया और इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और इसमें मान लीजिए हमने ZnSO4 CuSO4 और हमने इसमें MgSO4 इस तरीके का हमने इसमें विद्युत अपघट्य डाल दिया है। और ये आपके पास इलेक्ट्रोड है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है सभी में समान धारा प्रवाहित हो रही है, यानी जो भी I का मान है वो सभी में क्या है, समान है। जो इतनी धारा प्रवाहित हो रही है वो सभी में समान हो रही है, लेकिन विद्युत अपघट्य सभी में हमने अलग अलग लिया है। तो इसमें द्वितीय नियम में फैराडे साहब ने बताया कि हम इसमें धारा तो जितनी प्रवाहित करेंगे वो समान होगी, तो इसमें जितने ये पदार्थ की मात्रा होगी विद्युत अपघट्यों की सभी में समान मात्रा में ही भी मतलब मात्रा आएगी। यानी यहाँ से Zn इस पे जितना जाएगा उतना ही Cu जाएगा, उतना ही Mg जाएगा, धारा समान है। तो इसमें कहा गया कि यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न, यही ना हमने अलग अलग बना लिया विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाए, यानी हमने धारा I ही प्रवाहित किया अलग अलग में, तो एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगी। यानी जितना Zn Cu Mg होगा इनकी अलग अलग मात्राएं का जो भी तुल्यांकी भार होगा वो मतलब किसके बराबर होगा, यहाँ से पदार्थ के जितनी मात्रा होंगी सभी के बराबर होगा। अब तुल्यांकी भार क्या कहते हैं, द्रव्यमान मतलब आणविक भारापन संयोजकता से निकाल लेते हैं हम, परमाणु भारापन संयोजकता निकाल करके हम तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो इसमें जो फार्मूला आता है W1 समानुपाती होगा E1 के, क्योंकि तुल्यांकी भार को हम E से दर्शाते हैं। और वैसे ही आप 2 का ले लें तो W2 समानुपाती E2 हो जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं W1 W2 बराबर E1 E2। यही आपके पास आ जाता है द्वितीय नियम कि मतलब जितना Zn यहाँ पे होगा उतना ही कॉपर यहाँ पे होगा, इतना ही मैग्नीशियम यहाँ पे एकत्रित होगा। यानी इनकी जितना ये एकत्रित होंगे उतना ही इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगे। तो समानुपाती का चिन्ह मतलब बराबर ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जितना कॉपर मैग्नीशियम जितना एकत्रित होगा उस सभी तुल्यांकी भार उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। जितनी मात्रा इधर अधिक होगी मतलब एकत्रित होगी उतनी ही तुल्यांकी भार होगी। तो यानी सभी का तुल्यांकी भार और मात्रा क्या होगी, बराबर होगी धारा अगर हम समान प्रवाहित करें तो। और यही है द्वितीय नियम। तो ये था आपके पास कोलराज का नियम और ये था फैराडे का 2 नियम। इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो श्योर आपकी केमिस्ट्री में 4-8 नंबर तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। देखिए इसी तरीके से आपको नंबर लेते जाना। हमने सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन जितनी थी उनका खत्मा कर लिया, फिर उसके बाद जितने परीक्षण थे उनका हमने काम डाउन कर लिया। अब आज सारे नियम खत्म हो गए। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते तो देखेंगे रिएक्शन से तो आ ही जाते हैं। नेमिंग रिएक्शन से 10-15 नंबर तो ले ही सकते हैं, या 10 नंबर ही मान लीजिए। परीक्षण से मान लीजिए
4 नंबर और 4 नंबर इधर से, तो मान लीजिए अभी इन 3 सेशन से अगर आप देख लेते हैं तो आपका 20 नंबर केमिस्ट्री में तो पक्के हो ही जाएंगे। और बाकी की क्या होता है जब और प्रयोगशाला विधि आपको नेक्स्ट आगे क्लासों में मिलती जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको नेमिंग रिएक्शंस ये सारी जो मिल जाएंगी उनको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है अगर आप 2024 में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज अपनी मेहनत को इतनी मेहनत करिए कि एग्जाम में आपको कोई रिग्रेट ना हो जाए कि काश मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा होता। आप जो भी क्वेश्चन देखिए तो बस हाँ ये आ रहा है, ये भी लिखना है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यही आपके दिमाग में आए, कभी आपको सोचने पे वक्त जाया ना करना पड़े। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी।